घर के आंगन में शादी के बाद पहली बार चारों बेटे, माँ और पिता सभी एक साथ बैठे थे। माँ देख तो सही, अब तेरा आंगन पूरा हो गया। चारों बहुएं आ गई। अब तुझे कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल बेटा, अब तो मन में यही सुख है कि तुम सब संग हो और बहुएं भी संस्कारी दिखती है। अब तो मुझे लगता है हम दोनों को चिलम लेकर नीम के नीचे बैठ जाना चाहिए। अरे बाबूजी, आराम कीजिए। अब घर का सारा काम बहुएं संभालेंगी। माँ बताओ ना, सबसे पहले क्या करना है? बहुएं तैयार है। अरे बेटा, सबको थोड़ा थोड़ा काम बांट दूंगी, जिससे किसी एक पर बोझ ना पड़े। माँ जी, जैसा आप कहें हम सब साथ मिलकर करेंगे। लेकिन ध्यान रहे माँ जी, मेरे हिस्से का कोई भी काम किसी दूसरे को ना देना, और ना ही मैं किसी दूसरे के हिस्से का काम करूंगी। हाँ और हाँ, मुझे पूजा पाठ से ज्यादा मतलब नहीं है माँ जी। मुझे रसोई दे दीजिए, खाना तो सबका बनाना ही है। मुझे जो भी काम मिलेगा मैं पूरे मन से करूँगी माँ जी। देखो बहुओं, अब मैं कुछ जिम्मेदारियां बांटना चाहती हूँ ताकि घर अच्छे से चले। ठीक ही है माँ जी, बताइए। कविता, तुम्हें घर का हिसाब किताब देखना है। सीमरन, तुम रसोई संभालो। रूपम साफ सफाई का ध्यान रखेगी और मीश्री तुम्हें पूजा पाठ और छोटा मोटा आयोजन संभालना है। बिल्कुल माँ जी, मुझे अच्छा लगेगा ये काम करना। मैं रोज सुबह सब जगह झाड़ू पोछा लगाऊंगी और अगर किसी को कुछ चाहिए हो तो बता देना। देखा, माँ ने पूजा वाले काम मिश्री को दिया। वो ज्यादा लाडली लगती है ना, और तुझे रसोई दे दी। अब देखना, सबसे पहले तुझसे शिकायत आएगी कि खाना ऐसा बन गया, खाना वैसा बन गया। माँ, बढ़िया बंटवारा किया है तूने, अब तू आराम कर। अब देखना, यह घर मंदिर जैसा चलेगा। बेटा बहुएं सब मिलकर चलाएंगे। हम लोग भी खेत और बाहर के काम संभालेंगे। घर कुछ समय तक बहुत अच्छे से चला। सभी अपने अपने कामों में लगे रहे, लेकिन धीरे धीरे सीमा और बबीता में मेल से ज्यादा मेलों की तरह टकराव शुरू हुआ। कविता, तूने हिसाब में क्या क्या लिखा है? सब्जी वाले को मैंने पैसे दिए थे, फिर भी तूने खर्च में लिखा। मैं अपना काम सही करती हूँ। सीमरन, तू अपने चूल्हे पर ध्यान दे, रोटियां जल रही है तेरी। दीदी, ये दोनों तो दिन भर लड़ती रहती है। माँ कुछ बोलती नहीं, हमेशा चुप रहती है। मैंने देखा है रूपम माँ कुछ कहती नहीं, लेकिन सब देख रही है, सही वक्त पर सबक देंगी। हे भगवान, मैंने सोचा था बहुएं आएंगी तो घर रोशन हो जाएगा, लेकिन ये तो दी के नीचे अंधेरा कर रही है। सुबह का समय है। हाथ में तुलसी की माला लिए माँ आंगन में बैठी है। चारों बहुएं अपने अपने कामों में लगी हुई है। सिमरन बहू, जरा मेरे लिए गर्म पानी दे दे, घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अभी तो रसोई का काम शुरू किया है माँ, जरा सब्जी चढ़ा लूं, फिर देती हूँ गर्म पानी। मान जी को तो हर घड़ी कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, कभी तेल, कभी पानी, कभी तुलसी की पत्तियां। और जो पूजा पाठ वाली है ना, मिश्री, उसी को बोलो, सारा दिन वही खाली बैठी होती है। माँ जी, लाओ मैं गर्म पानी ले आती हूँ, आप बैठो यहीं, मैं घड़े में भर कर रख देती हूँ। हाँ बेटा मिश्री, भगवान तुझे सुखी रखे। एक तू ही है जो बिना कहे काम कर देती है, बाकी सबको तो मेरी बातें हवा ही लगती है। माँ जी, मैंने आपके कमरे की सफाई कर दी है। हाँ, और वो तकिया भी मैंने धूप में रख दिया है, आपके सिर के लिए ठीक रहेगा। अरे तू भी मेरा खूब ध्यान रखती है, लेकिन बोलती कम है, सब कुछ चुपचाप ही कर देती है। दोपहर का समय है। बेटे खेत और दफ्तर से निकल चुके हैं। बहुएं आपस में बात कर रही हैं। तभी सिमरन कहती है, अबीता, तुझे नहीं लगता माँ का नाटक बढ़ गया है? हर वक्त कोई काम कोई बहाना, कभी पानी दो, कभी सर पे तेल रख दो, ये काम करना है, वो काम रह गया, बस काम बताई जा रही है, काम काम। और क्या, जैसे कि हम नौकर हैं। मैंने तो साफ कह दिया रघु से कि अब उसकी माँ की जिम्मेदारी वही उठाएं। शिवा तो कुछ समझता ही नहीं है, उसको तो सिर्फ अपने काम और मोबाइल से मतलब है। भाभी माँ बूढ़ी है, अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? टूटो रख टूटो माँ की चहेती है ना, दिन रात सेवा कर, हमें मत सिखा बड़ी आई बुढ़िया की लाडली। हर देखो सांसा हमारी माँ जैसी है, अगर हम आज उनका आदर नहीं करेंगे तो कल हमारे साथ भी यही होगा, सोच समझ कर बोलो। अरे मिश्री, तू तो हर बात में संस्कार खुसेर देती है। यहाँ तो रोटी बेलनी मुश्किल है और तू ज्ञान देती रहती है। शाम का समय है। श्याम सिंह घर में आता है और आवाज लगाता है, अजी सुनो, कोई है? पानी तो लाओ, बहुत थक गया हूँ। मैं देती हूँ जी। बहुएं तो अपनी अपनी दुनिया में लगी है, कुछ कहो तो मुंह बनने लगता है। रुक जाओ,
मैं खुद ले लूंगा। तुम्हारे घुटनों में दर्द है, तुम क्यों उठ रही हो? माँ आज बहुत थकी लगती हो, आराम कर लो। रूपा कुछ लाएगी खाने को। बाबूजी माँ आप दोनों को अब कुछ नहीं करना चाहिए, हम है ना घर संभालने को। मैंने माँ के लिए हल्दी वाला दूध रखा है और खिचड़ी भी बना दी थी, अभी गर्म कर लाती हूँ। बेटा मैं समझ नहीं पा रही, बहुएं जो बदर से हंसती है घर में मेरे साथ मुंह चढ़ाकर बात करती है। मैं अभी सब देख रहा हूँ, अभी कुछ मत कहो, वक्त आने दो, हर बात का जवाब वक्त देगा। ऐसे ही दिन बीत गए। माँ की बातों को धीरे धीरे सब बहुएं नजरअंदाज करने लगी। बेटों को घर के काम से फुर्सत नहीं थी, बस मिश्री और रूपम ही थीं जो चुपचाप माँ की चिंता करती थी। एक दिन माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, सिर चकराने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो आवाज लगाती हैं, सिमरन कविता कोई है क्या बेटा? भोला भोला मिश्री। देख तो जरा माँ जी फिर क्या नाटक कर रही है। मैं तो नहीं जा रही, सिर दर्द हो जाएगा। मिश्री दौड़ते हुए माँ के पास जाती है और कहती है, माँ जी क्या हुआ? सांस से क्यों फूल रही है आपकी? रूपम जल्दी से गुनगुना पानी लाओ। लो माँ धीरे धीरे पी लो। मीना डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा क्या? नहीं अभी दबाव कम है, मैं तुलसी काढ़ा बनाकर लाती हूँ, तब तक माँ को आराम करने दो। बहू ये दूसरे कमरे में हंस रही थी। कोई चिंता नहीं, लेकिन मिश्री और रूपम माँ की सेवा में लगी रही। श्याम सिंह चुपचाप दरवाजे के पीछे से यह सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अब बहुत हो गया, अब वक्त है सबक सिखाने का। सुबह का समय है, माँ की तबीयत अब थोड़ी बेहतर है। मिश्री काढ़ा लेकर आई है, रूपम पास में बैठी थी। श्याम सिंह बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। वो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। बाबूजी आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? मौसम भी बहुत गर्म है, कोई जरूरत हो तो हम ले चलते हैं। मैं शहर जा रहा हूँ, भोला एक पुराना मित्र है सेठ हरिदास, उसी से मिलना है। किस लिए बाबूजी, कुछ खास बात है क्या? बस कुछ जरूरी काम है, जरा सोचने का वक्त आया है, अब उम्र हो चली है। बाबूजी टिफिन में पराठे और मिर्ची का अचार रखा है, रास्ते में भूख लगे तो खा लीजिएगा। अरे वाह बेटी, तू तो माँ की तरह ख्याल रखती है। ठीक है चलता हूँ। श्याम सिंह जल्दी ही शहर में सेठ हरिदास के आलीशान बंगले पर पहुंचता है और श्याम सिंह से कहता है, श्याम सिंह इतने सालों बाद सब कुशल तो है? घर पर नई बहुएं ठीक से तो है? कुछ गंभीर लग रहे हो। हरिदास, उसी के बारे में आज बात करने आया हूँ, वह केवल तू ही समझ सकता है। बोलो मित्र, क्या बात है? अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ, 4 बेटे 4 बहुएं हैं। लगता था बुढ़ापा सुखद बीतेगा, लेकिन घर अब घर नहीं रहा। बहुएं सेवा नहीं दिखावा करती है। समझ गया, तू चाहता है कि जो सही में सेवा करे उसे जायदाद मिले। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ तू वसीयत तैयार करवा दे, लेकिन अभी किसी को नहीं बताना। पहले एक परीक्षा लेनी है सबकी। वाह मित्र, तेरे अंदर अभी भी किसान की चतुराई बाकी है। अच्छी सोच है, मैं कल ही वकील से मसौदा बनवा देता हूँ। अगले दिन श्याम सिंह गांव लौटता है। बाबूजी आ गए, मीना जल्दी पानी लाओ। बाबूजी ठीक से यात्रा हुई ना? कुछ खाया था ना आपने? हाँ सब बढ़िया रहा, लेकिन अब मैं एक फैसला लेने वाला हूँ। शाम को राम सिंह सबको आंगन में बुलाता है और कहता है, सुनो सब लोग, अब मेरी और तुम्हारी माँ की उम्र ज्यादा हो चली है। मैंने तय किया है कि जायदाद की वसीयत बनवाऊंगा। ये सुनते ही सभी बहुएं एक दूसरे की ओर देखने लगती है और कविता कहती है, अरे बाबूजी, अभी किस बात की वसीयत? आप दोनों को लंबी उम्र मिले। हाँ पिताजी, हम तो हमेशा आपके साथ हैं। जब तक आप हैं, हमें कुछ और नहीं चाहिए। बाबूजी जो भी फैसला लेंगे सोच समझ कर लीजिए, हम सब साथ हैं। हमें तो बस माँ बाबूजी की सेवा का अवसर चाहिए। श्याम सिंह सभी के चेहरे को गौर से देखता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है, अभी तो सब मिठास में डूबे हैं, अब देखना परीक्षा में कौन पास होता है। अब घर में अचानक बदलाव आने लगा। सिमरन और कविता माँ के पास बैठने लगी, उन्हें गर्म पानी देने लगी और पैर दबाने लगी, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। मिश्री और रूपम पहले जैसे ही बिना बोले अपना काम करती रही। एक रात श्याम सिंह और माँ बात कर रहे थे। कल हम दोनों बिना किसी को बताए गायब हो जाएंगे। देखना कौन क्या करता है इस घर में। सही कह रहे हो जी, अब वक्त है असली चेहरे सामने लाने का। अगली सुबह पूरा घर हक्का बक्का रह गया।
ना श्याम सिंह थे ना बूढ़ी माँ। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो दोनों कहाँ चले गए हैं। दरवाजे पर बस एक चिट्ठी रखी थी और चिट्ठी में लिखा था, जब तक हम लौटेंगे घर की जिम्मेदारी तुम सबकी है। इस हफ्ते कौन क्या करता है सबका मूल्यांकन होगा। सभी बहुएं और बेटे चिट्ठी देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या तमाशा है, बिना बताए चले गए और ये चिट्ठी छोड़ गए जैसे हम लोग नौकर होंगे। हफ्ते भर में क्या साबित होगा? उन्हें क्या लगता है हम कुछ नहीं करते, सब कुछ तो हम ही संभालते हैं। दीदी, शायद उन्हें लग रहा हो कि हम बहुएं घर को ठीक से नहीं चला रही हैं। अब जब उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है तो निभानी चाहिए ना। बिल्कुल, अभी गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। सब मिलकर घर को जैसे माँ बाबूजी चाहते थे वैसे ही चलाएंगे। बाबूजी कहाँ गए होंगे? शहर, मंदिर या किसी रिश्तेदार के पास? मुझे तो माँ की तबीयत की चिंता है, वो अभी ठीक से चल भी नहीं सकती थी। बाबूजी उन्हें कैसे लेकर गए होंगे? हफ्ता भी कौन सा चुना, खेत में काम पड़ा हुआ है, ऊपर से घर की टेंशन। भैया, यही तो परीक्षा है। जब काम ज्यादा हो तभी इंसान की असली नीयत सामने आती है। कोई परीक्षा नहीं है, इतना ज्यादा काम हमसे ना होगा। ए जी, मैं कहती हूँ एक नौकर रख लेते हैं, कम से कम ये सर दर्द तो खत्म होगा। घर में एक नौकर रख लिया जाता है और घर का बंटवारा कर दिया गया। कविता ने पूजा पाठ संभाला, सिमरन ने सफाई, रूपम ने रसोई और मिश्री को घर का हिसाब किताब। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। अगली सुबह आंगन में झाड़ू लगाने का समय था और सिमरन नौकर को डांटते हुए कहती है, तू झाड़ू ठीक से नहीं लगा रहा और ये कोना कल भी गंदा था। रोज रोज के पैसे किस लिए मिलते हैं तुझे? बिटिया जी, आज मौसम खराब है, थोड़ा समय और दीजिए। बहाने नहीं सुनने मुझे। घर में तो जैसे मैं ही सब कुछ करती हूँ। जल्दी से झाड़ू लगा और बाकी काम कर। कविता पूजा वाले कमरे में भगवान के सामने हाथ जोड़े हुए कहती है, हे भगवान, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। जो भी गलत सोचे उन्हें सद्बुद्धि दो और हाँ, मेरी पूजा से कोई विघ्न ना आए। मिश्री और रूपम रसोई में काम कर रही थी। मिश्री रूपम से कहती है, रूपम दीदी, आज आलू परवल की सब्जी बना ले, माँ जी को यही पसंद थी। वैसे भी इतने दिनों से वो ठीक से खा नहीं पाई होंगी। हाँ मिश्री, मैंने भी यही सोचा। और दाल में थोड़ी सी हींग ज्यादा डालना, माँ जी हमेशा कहती थी कि उससे स्वाद आता है। आपने ध्यान रखा, अच्छा लगा। देखिए, अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो ये हफ्ता आराम से निकल जाएगा। मिश्री, सच कहूँ, माँ जी नहीं होती है तो इस घर में कोई अपनापन ही नहीं लगता। कविता दीदी और सिमरन भाभी बस दिखावा ही करती हैं। दूसरी ओर कविता और सिमरन बैठक में बैठकर गप्पे मार रही थी। देख सिमरन, पूजा मैं कर रही हूँ, लेकिन असली पूजा तो वसीयत की है। इस हफ्ते अगर माँ बाबूजी ने देख लिया कि हम सेवा कर रहे हैं तो समझ ले सब हमारा ही होगा। और मीश रूपम, उन्हें क्या मिलेगा? वही काम करेगी और हम नाम कमाएंगे। यही तो असली हुनर है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि श्याम सिंह और माँ को घर की सारी खबर थी। नौकर उन्हें सारी जानकारी दे देता था। श्याम सिंह भाग्यवती से कहता है, देखो भाग्यवती, अब तो असली रंग सामने आ रहे हैं। सबकी असलियत उजागर हो रही है। शुरू में तो सब दिखावा करते आ रहे थे। हाँ जी, मिश्री और रूपम ने मन जीत लिया है, बाकी सिर्फ दिखावे के लिए गुलाम बन गए हैं। सही कहा तुमने। अब आखिरी परीक्षा बाकी है, हमारी पहचान। देखना कौन पहचानता है और कौन नहीं। हफ्ता बीत गया। घर के बाहर एक दिन दो बुजुर्ग भिखारी, एक पुरुष और एक महिला फटे पुराने कपड़ों में थके हालत में घर के बाहर खड़े थे। किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। वे थे श्याम सिंह और उसकी पत्नी बूढ़ी माँ, जो अपनी पहचान छुपाकर घर लौटे थे। बहू, 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। रात यहीं आंगन में बिता लेंगे, बहुत थक गए हैं। ए बुड्ढे, भाग यहाँ से। यह कोई धर्मशाला है क्या? हर कोई यहीं आ जाएगा बैठने। हाँ, और खाना भी मांगेंगे। हम खुद 2 बार सोचकर खाते हैं। चलो चलो, जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बेटी, बस एक कोना दे दो बैठने को। बूढ़ी औरत साथ में है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही। उसके लिए ही सही थोड़ा सा पानी ही पिला दो। अब ज्यादा दया मत दिखाना सीमा, मैं भी पानी डालती हूँ इनके ऊपर, फिर देखना कैसे भागते हैं दोनों। श्याम सिंह और माँ चुपचाप वहां से पीछे हट जाते हैं और थोड़ी देर बाद रूपम मिश्री से आकर मिलती है। अरे दीदी देखो, 2 बुजुर्ग बाहर बैठे हैं। दोनों को कुछ तकलीफ लग रही है।
चलिए अंदर बुलाते हैं उन्हें। रूपम और मीश्री उनके पास आती है और मीश्री कहती है, बाबा अम्मा अंदर आइए ना, बैठ जाइए, कुछ खा लीजिए। इतनी धूप में बाहर क्यों खड़े हैं आप लोग? ये लीजिए पानी और आइए हमारे कमरे में, चलिए आराम कर लीजिए। माँ जी होती तो कभी किसी को यूं दरवाजे पर नहीं बैठने देती। श्याम सिंह और माँ चुपचाप उनके चेहरे देखते हैं। उनकी आंखों में नमी आ जाती है। बेटी, तुम हमें पहचानती हो? ये आवाज बाबूजी और ये माँ जी की लगती है। हे भगवान, आप लोग ये क्या हाल बना रखा है? आप दोनों ऐसे बीच में क्यों? हाँ, हम यह जानना चाहते थे कि हमारे जाने के बाद कौन हमारी इज्जत करता है और कौन कौन सिर्फ दिखावा ही करता है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमने आपको पहचाने में देर कर दी, मगर मन से हमेशा आपके साथ थे। आप अंदर चलिए, अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमने सच्चे मन से जो किया वो हमारा फर्ज था और हमेशा रहेगा। रूपम और मीश्री उन्हें अंदर ले जाती है, उनका पैर धोती है, खाना परोसती है और पलंग पर आराम से बैठा देती है। तभी कविता, सिमरन, रघु, शिवा, भोला और मुकेश भी आ जाता है। माँ, बाबूजी, ये आप है? आप तो, अरे ये क्या भेष बना रखा है आपने? हमें माफ कर दीजिए, हमने तो सोचा, मतलब हम पहचान नहीं पाए। ना पहचान नहीं तो असली परीक्षा थी। हम देखना चाहते थे कि कौन दिल से हमारे साथ है और कौन दिखावे से। बेटियों, हम बूढ़े हैं पर आंखें और दिल अब भी काम करते हैं। किसने क्या किया सब मालूम हो गया है हमें। हम नहीं चाहते कि किसी को सजा मिले, लेकिन सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। अब समय आ गया है वसीयत पढ़वाने का। गांव के सबसे प्रतिष्ठित सेठ हरिदास आंगन में प्रवेश करते हैं। हाथ में चमचमाती फाइल और चेहरे पर गंभीरता है। सभी बहुएं और बेटे भी वहां पर मौजूद हैं। श्याम सिंह जी, जैसा कि आपने कहा था, आज मैं सबके सामने आपकी वसीयत पढ़ने आया हूँ। इसमें जो लिखा है वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। मैंने जीवन भर मेहनत की, बच्चों को पाला, घर बनाया, खेत सींचे। अब यह तय करना जरूरी है कि इस घर का असली वारिस कौन है। बाबूजी, जो भी निर्णय आप करें हमें मंजूर होगा। हम तो बस आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। हाँ, अब हम आपकी हर बात मानेंगे, बीती बातें भूल जाइए। बाबूजी, माँ जी, आपको जो सही लगे वही करिए। हम आपके फैसले के साथ थे और हमेशा रहेंगे। हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस आपका प्यार बना रहे। सेठ हरिदास वसीयत निकालते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। श्याम सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह, निवासी ग्राम धर्मपुर, अपने पूर्ण होशो आवाज में यह वसीयत करता हूँ। मेरे चारों पुत्रों को उनके हिस्सों का सम्मान रहेगा, लेकिन घर की जिम्मेदारी, खेत और मुख्य संपत्ति में उन 2 बहुओं को सौंपता हूँ जिन्होंने सच्चे मन से मेरी और मेरी पत्नी की सेवा की। यह सब सुनने के बाद सिमरन कहती है, अब सब कुछ गया हमारे हाथ से। मैं तो कहती हूँ ये मीश्री ही चुगलखोर है, उसी ने सब पलट दिया। रूपम, पत्नी भोला और मीश्री, पत्नी मुकेश को यह अधिकार सौंपा जाता है कि वे इस घर और खेतों की देखरेख करें। बाकी बहुओं को कोई विशेष उत्तराधिक नहीं सौंपा गया। हम सालों से इस घर में हैं और आपने हमें बेइज्जत कर दिया। हाँ, हमसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हमसे छीन लिया जाए। गलती तो इंसान से होती है, लेकिन जब वही गलती आदत बन जाए और सेवा दिखावा, तब उसका फल तो मिलेगा ही। जिसने हमें एक लोटा पानी तक नहीं दिया, जब हम बूढ़े भेष में लौटे उसे कैसे सौंप देते घर। हाँ, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप हमें इतना मान देंगे। हमने तो बस अपने बड़ों का फर्ज निभाया। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, वही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। कविता और सिमरन गुस्से और पछतावे के बीच चुपचाप बैठ जाती है। बच्चे भी उनके पास नहीं जाते। पूरा माहौल भावुक हो जाता है। यह घर अब नई सोच और सच्चाई से चलेगा। जो माँ बाप की सेवा करता है वही असली वारिस होता है। हम चाहते हैं कि अब यह परिवार फिर से एक हो, लेकिन दिल से, ना कि लालच से। श्याम सिंह जी, आपने जो निर्णय लिया वह पूरे गांव के लिए मिसाल है। सेवा का मूल्य दौलत से कहीं ऊपर होता है। सेठ हरिदास के जाने के बाद आंगन में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। श्याम सिंह और बूढ़ी माँ चुपचाप चारों बेटों और बहुओं को देखते हैं। रूपम और मीश्री दोनों माँ के पास बैठी होती हैं। वहीं दूसरी ओर कविता और सिमरन अपने कमरों की ओर मुंह फेर कर बैठती है। आज जो भी हुआ
वो तुम्हारे कर्मों का ही फल था। जायदाद का बंटवारा नहीं हुआ, जिम्मेदारी का हुआ है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम घर छोड़ोगे या खुद को सुधारोगे। माँ बाप बूढ़े होते हैं, बेकार नहीं। हम देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, लेकिन चुप रहने का मतलब ये नहीं कि हम बेअकल हैं। माँ बाबूजी, गलती हमसे भी हुई। हमने बहुओं की बातों को ही सच माना, कभी आपसे पूछा ही नहीं। हमें लगता था आप ठीक होंगी, लेकिन असल में हम ही खुद में मस्त थे। अब समझ आया माँ क्या होती है। मैं हमेशा रूपम को डांटता रहा, पर आज पता चला वही तो असली बहू है। माँ की इज्जत करना क्या होता है उसी ने सिखाया। मिश्री ने कभी शिकायत नहीं की, चुपचाप हर काम किया और अब समझ आया, सच्चाई दिखावे में नहीं होती, दिल में होती है। कविता और सिमरन कमरे से बाहर आती है। दोनों की आंखों में पश्चाताप है। वे सीधे जाकर बूढ़ी माँ के सामने खड़ी हो जाती है। मां जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। आपकी सेवा तो दूर, हमने आपको तकलीफ दी है। आप हमें माफ कर दीजिए मां जी, हमें माफ कर दीजिए। हम बस घर संभालना चाहती थी, लेकिन खुद को बड़ा समझ बैठी। आपने हमें आईना दिखाया, अब सब बदल देंगे हम माँ। माफ करना तो माँ का धर्म है, लेकिन याद रखना, एक बार की माफी हमेशा की छूट नहीं होती। अब सबकी असली परीक्षा शुरू होती है। यह घर अब औरतों की लड़ाई का अखाड़ा नहीं, माँ बाप के आशीर्वाद से चलने वाला मंदिर होगा। अब हम सब मिलकर काम करेंगे, कोई एक दूसरे पर हावी नहीं होगा। अब अगर घर को घर बनाना है तो मिलजुल कर चलना होगा, वरना इस घर में कोई सुख नहीं टिकेगा। चारों बहुएं पहली बार मिलकर काम करने के लिए एक साथ रसोई की ओर जाती है। रघु, शिवा, भोला और मुकेश बाहर बैठकर खेतों की चर्चा करने लगते हैं। बूढ़ी माँ अपने पूजा घर में दीप जलाती है। श्याम सिंह जी, लगता है अब सचमुच हमारा बुढ़ापा चैन से बीतेगा। हाँ, और यह चैन जायदाद से नहीं समझ से आता है। बहुओं को जो सीख मिली है वही इस घर की सबसे बड़ी दौलत है। आंगन में हंसी की हल्की खनक सुनाई देती है। बच्चों की किलकारी गूंजती है। रसोई से सब्जी का छौंक उठता है। एक घर जो बिखरने वाला था आज फिर से जुड़ गया।